आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस क्लास में हम टेस्ट नंबर 9 की चर्चा करेंगे, जिसमें अल्कोहल फिनोल ईथर की क्वेश्चन का हम स्टडी करेंगे और ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम इन्हें प्रश्नों से नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस अल्कोहल की जल में विलेयता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक विलेयता वाला अल्कोहल अपने को बताना है। तो सर्वाधिक विलेयता वाला अल्कोहल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा वो देखिएगा। और यहाँ पर ये सही ऑप्शन जो है वो अपना हो जाएगा, यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही रहेगा। इसका ये वाला ऑप्शन है वो अपने लिए सही होगा। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विलेयता रखेगा। तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखिएगा। कॉन्सेप्ट इसका क्या है वो देखें। जैसे ये चारों ही एक समावेवी अल्कोहल हैं। यहाँ हम देखें तो जैसे एक तो है यहाँ पर ये 4 कार्बन का सीधी श्रृंखला का अल्कोहल, ये एन ब्यूटिल अल्कोहल है। एक यहाँ पर ऐसे है, ये है द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ऐसे द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल ऐसे अपने को दिया हुआ है। एक अपने पास यहाँ पर है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। एक ये अपने पास है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल ऐसे, और एक अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है आइसोब्यूटिल अल्कोहल। एक अपने पास ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल लिखा हुआ है। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल ये है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल ये। अगर इनमें देखिएगा, ये यहाँ पर एन ब्यूटिल अल्कोहल ये बी वाली स्ट्रक्चर है, और यहाँ हम देखें एक द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल ये ए है, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये है डी वाली, और ये जो स्ट्रक्चर है वो है आइसोब्यूटिल की सी वाली। अब इसमें अपने को कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जब समावेवी अल्कोहल में हम देखें तो समावेवी अल्कोहल में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे जल विरागी अल्किल समूह का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा और जल में विलेयता बढ़ जाएगी। तो शाखाएं बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, ये अपना कॉन्सेप्ट है। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो इन चारों के अंदर सबसे ज़्यादा शाखा वाला जो यौगिक है वो ये डी वाला है, यानी ये ऑप्शन अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे विलेयता भी बढ़ जाती है समावेवी अल्कोहल में। नेक्स्ट, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल को विभेद किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपने को प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के लिए जो उचित अभिकर्मक है या उचित यहाँ पर परीक्षण है उसको बताना है। तो यहाँ सही ऑप्शन अपना जो है वो है ये सी वाला। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना है। सबसे पहले तो अपने को देखना है कि लुकास अभिकर्मक क्या होता है। तो लुकास अभिकर्मक क्या है? लुकास अभिकर्मक होता है सांद्र HCl साथ में निर्जल ZnCl2 ये जो है इसको हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं इनको। अब ये लुकास अभिकर्मक जो है वो अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करता है। तो कैसे अभिक्रिया होती है उसको समझिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक तृतीयक अल्कोहल है, ये वाला तृतीयक अल्कोहल है, और इसकी लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो ये लुकास अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये OH और ये H रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर ये एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। ये वाला एल्किल क्लोराइड बनेगा, साथ में जल का अणु बन जाएगा। अब जो ये एल्किल क्लोराइड बना हुआ है, ये एल्किल क्लोराइड इस लुकास अभिकर्मक में एविलेय होता है, और एविलेय होकर के ये आविलता उत्पन्न करता है, धुंधलापन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये एल्किल हैलाइड बनेगा, और एल्किल हैलाइड बनते ही इस लुकास अभिकर्मक में धुंधलापन आ जाएगा, इस विलयन में धुंधलापन आ जाएगा, क्योंकि ये जो एल्किल हैलाइड है वो इस लुकास अभिकर्मक में विलय नहीं होता। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया कि यहाँ पर जो धुंधलापन आने का कारण है वो क्या है? धुंधलापन आने का कारण है कि एल्किल क्लोराइड है वो लुकास अभिकर्मक में विलय नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये
एविले रह करके धुंधलापन उत्पन्न करता है, आविलता उत्पन्न करता है। अब यहाँ जो तीनों प्रकार के अल्कोहल हैं उनकी लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने की जो गति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे ये जो तृतीयक अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ये तुरंत ही अभिक्रिया करता है। तो तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल है वो यहाँ पर तुरंत ही अभिक्रिया करेगा, तो ये तुरंत ही अपनी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। 2 डिग्री अल्कोहल अगर हम लें तो लगभग 5 मिनट के अंदर ये अभिक्रिया करेगा। ऐसे ही अगर 1 डिग्री अल्कोहल लें तो सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर ये अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप याद रखिए, तृतीयक है वो तुरंत ही धुंधलापन देगा, तुरंत ही अभिक्रिया देगा और यहाँ पर सफ़ेद आविलता उत्पन्न हो जाएगी, धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे ये तीनों प्रकार के अल्कोहल, जैसे तृतीयक अल्कोहल है वो तुरंत धुंधलापन देगा लुकास अभिकर्मक में, और ऐसे ही द्वितीयक अल्कोहल है वो लगभग 5 मिनट में, और प्राथमिक अल्कोहल है वो कमरे के ताप पर लुकास अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये चीज़ें अपने ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने के में उत्पाद या इसका जो सह उत्पाद है वो क्या बनता है। तो यहाँ सह उत्पाद जो बनता है वो एसीटोन बनता है, उप उत्पाद जो है वो एसीटोन बनता है, को प्रोडक्ट एसीटोन होता है। तो देखिएगा यहाँ इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट इसका क्या है वो देखिएगा। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो ये है कि सबसे पहले तो अपने को ये पता हो कि ये क्यूमीन क्या है। तो देखो क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन जो है उसको हम क्यूमीन कहते हैं। तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन है, इसको हम क्यूमीन कहेंगे। जब इसका हम वायु से ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बनता है, ये वाला क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बनेगा। जब हम इसका वायु से ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बनेगा। और इसको जैसे ही तनु अमल से, तनु H2SO4 से इसको उपचारित करेंगे तो यहाँ से एक तो अपने पास आता है फिनोल और एक अपने पास आ जाता है एसीटोन। अब इस कॉन्सेप्ट में, इस पूरी रिएक्शन में यहाँ पर जो को प्रोडक्ट एसीटोन बन रहा है ये भी काफ़ी क्वांटिटी में बनता है, इसलिए ये जो फिनोल है, मेन प्रोडक्ट अपना फिनोल है, लेकिन को प्रोडक्ट क्या है, एसीटोन है। और ये एसीटोन भी काफ़ी मात्रा में बनता है, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण रिएजेंट माना जाता है, या काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर एक उत्पाद अपने को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने को ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है कि जिसमें फिनोल के साथ साथ में एसीटोन भी मिलता है, और दोनों ही उपयोगी अभिकर्मक हैं, दोनों ही उपयोगी रसायन हैं जो अपने केमिस्ट्री में काम आते हैं। तो यहाँ फिनोल के साथ में ये एसीटोन बनेगा, और ये एक फिनोल बनाने की औद्योगिक विधि भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें दोनों ही जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो काफ़ी उपयोगी प्रोडक्ट होते हैं। तो ये सह उत्पाद जो है अपना एसीटोन बनता है। अणुसूत्र C4H10O से संबंधित अल्कोहल हो सकते हैं। तो देखो इसमें जो ये अणुसूत्र लिखा हुआ है, इस अणुसूत्र से संबंधित कौन कौन से अल्कोहल बन सकते हैं। तो देखिएगा ये यहाँ पर 4 कार्बन के लिए हम लिख सकते हैं, ये यहाँ एक प्राथमिक अल्कोहल यहाँ पर हम बना देंगे, ये 4 कार्बन का एक प्राथमिक अल्कोहल बन गया। फिर उसके बाद में 4 कार्बन के लिए हम एक द्वितीयक अल्कोहल भी बना सकते हैं, तो ये 4 कार्बन का एक द्वितीयक अल्कोहल भी बन गया। तो इस टाइप से ये द्वितीयक अल्कोहल भी यहाँ पर बन जाता है 4 कार्बन का। फिर हम 4 कार्बन के लिए हम यहाँ पर एक तृतीयक अल्कोहल भी बना सकते हैं, तो ये तृतीयक अल्कोहल भी यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो पूरा अपना कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से अगर आप देखो तो अपने को ये समझ में आता है कि प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकता है C4H10O से, सेकेंडरी अल्कोहल भी बन सकता है, टर्सरी अल्कोहल भी बन सकता है। तीनों टाइप के अल्कोहल यहाँ पर बन सकते हैं। तो अपना सही ऑप्शन है वो ये 4th हो जाएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल इससे बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक से सोडियम धातु की क्रिया नहीं होती है। तो देखो सोडियम धातु जो है
वो किससे अभिक्रिया करेगा, किससे नहीं करेगा, इस ऑप्शन में अपने को बताना है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख करके अपने को बताना है। तो देखो पहले कोई कॉन्सेप्ट को अपने समझें। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझिएगा कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फिनोल है, अल्कोहल है, इस टाइप के यौगिक हैं और धातु दी हुई है। तो धातु जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके और यहाँ पर कौन सी गैस देती है, H2 गैस देती है। एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है, एसिड और धातु की रिएक्शन होती है, तो H2 गैस यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ ऑप्शन ए में एथेनॉल दिया हुआ है C2H5OH ये लिखा हुआ है। सोडियम की अगर रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ तो ये एक यहाँ पर ऐसी रिएक्शन हो जाएगी, एक तो सोडियम एसीटेट सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा, सोडियम एथोक्साइड बनेगा और साथ में H2 गैस है वो निकल जाएगी, सोडियम एथोक्साइड और H2 गैस निकलेगी। बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में देखो अपने पास है ईथर, ईथर के इसके साथ ईथर है वो रिएक्शन नहीं करेगा सोडियम के साथ, और सी जो है वो क्या है यहाँ पर फिनोल है, तो फिनोल भी रिएक्शन करेगा C6H5OH और यहाँ पर सोडियम के साथ रिएक्शन हो गई। तो आगे इसमें देखो ये सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है, तो ये यहाँ पर देखो सोडियम फिनोक्साइड बन गया और साथ में H2 गैस निकल गई। ऐसे ही यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, तो एसिटिक अम्ल है वो भी यहाँ इस सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा और H2 गैस है वो रिलीज करेगा, H2 गैस है वो देगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अम्ल जिनके अंदर है, अम्लीय प्रकृति जिन यौगिकों में है वो यहाँ पर सोडियम के साथ अभिक्रिया करके और H2 गैस दे रहे हैं। तो देखिएगा ये अम्लीय प्रकृति का है तो ये H2 गैस दे रहा है, ये अम्लीय प्रकृति का यहाँ शो नहीं हो रहा तो ये H2 गैस नहीं दे रहा, और ये बाकी तीनों ऑप्शन H2 गैस दे रहे हैं, ये भी दे रहा है, ये भी H2 गैस देता है, ये भी H2 गैस देगा, लेकिन ये वाला H2 गैस नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना सही ऑप्शन ये बी हो जाएगा, जिसमें ये डाईमेथिल ईथर है जो सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं शो करेगा। तो ध्यान दें ये तीनों ही यहाँ जो रिएक्शन लिखी हुई हैं अल्कोहल के साथ, फिनोल के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ, ये इनकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं हैं, इनको हम ध्यान में रखें। नेक्स्ट 413 केल्विन ताप पर एथेनॉल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर प्राप्त यौगिक है। तो देखिएगा अगर हम एथेनॉल को देखिएगा इसका पूरा हम कॉन्सेप्ट को समझें तो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखें। कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि यहाँ इस रिएक्शन में देखें कि एथेनॉल जो है ये इस टाइप का एथेनॉल है। एथेनॉल को अगर हम 413 केल्विन पे गर्म करेंगे तो देखिए एथेनॉल को हम 413 केल्विन पे गर्म कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर अपने पास है एथेनॉल, इसको अपने को 413 केल्विन पे गर्म करना है। ठीक है, तो 413 केल्विन पे हम गर्म करेंगे और वो भी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे 413 केल्विन पर। तो इससे देखो क्या बनने वाला है, जब 413 केल्विन पे हम गर्म करेंगे तो इससे ईथर बनता है। जैसे यहाँ पे एथेनॉल के दो अणु लिए हैं तो ये यहाँ पर C2H5O C2H5 बन जाता है, साथ में जल का अणु यहाँ से निकल जाता है, डाई एथिल ईथर निकल जाता है, निर्जलीकरण होकर के ईथर बना है। तो अल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर बनाने की ये प्रोसेस है, जिसमें दो अणु यहाँ पर ऐसे काम में आते हैं। देखो CH3CH2OH और दूसरा ये ऐसे दूसरा अणु हमने यहाँ पर काम में ले लिया, और यहाँ इन दोनों अणुओं में से एक जल के अणु को हम निकालते हुए, ये जल का अणु निकालते हुए हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर अल्कोहल का ये ईथर का निर्माण हम कर देते हैं। तो यहाँ से इन दोनों से एक
जल के अणु को यहाँ से निकालना है और जल के अणु को निकाल करके हम यहाँ से एक जल का अणु ऐसे निकाल देंगे और यहाँ ईथर का निर्माण हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इस टाइप के जो ये रिएक्शन है, इसमें आप याद रखिएगा कि प्राथमिक अल्कोहल ही ऐसा कर पाते हैं। ऐसा क्यों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखें यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है वो SN2 टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, ये SN2 टाइप की रिएक्शन है। SN2 टाइप की रिएक्शन में जितनी त्रिविम बाधा कम होती है उतनी रिएक्शन फास्ट होती है। तो यहाँ प्राथमिक अल्कोहल की त्रिविम बाधा कम है, इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन के थ्रू ईथर का निर्माण हो जाता है। बाकी जो द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल हैं वो इस रिएक्शन के थ्रू ईथर नहीं बना पाते। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है अपना वो कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा अपना बी वाला, जिसमें हम डाई एथिल ईथर का निर्माण कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। फिनोल पर NaOH तथा CHCl3 क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया का नाम है। देखो फिनोल पर अगर हम NaOH और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं और उसके बाद इसका अगर अम्लीकरण भी कर देते हैं तो देखिएगा जैसे ये यहाँ पर फिनोल है, ये फिनोल है। तो इस फिनोल में हम देखें कि ये फिनोल जो है वो कैसे यहाँ पर रिएक्शन, अपने जो बताई हुई रिएक्शन है उसको कर रहा है। फिनोल के अंदर अगर हम NaOH की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर ये इस टाइप का एक मध्यवर्ती बनता है, ये एक मध्यवर्ती बनता है। और इस मध्यवर्ती का जब हम अम्लीकरण करते हैं इस मध्यवर्ती को, तो यहाँ पर ये वाला उत्पाद आ जाता है, ये वाला उत्पाद यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और ये जो उत्पाद है इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। तो ये सैलिसल्डिहाइड इसका नाम है, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, इस रिएक्शन को भी एक नेम रिएक्शन से जाना जाता है और इस नेम रिएक्शन से जाना जाता है इस रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन का नाम है रायमल्टी-मन अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं रायमल्टी-मान अभिक्रिया या रायमल्टी-मन अभिक्रिया। तो रायमल्टी-मान अभिक्रिया है ये, ठीक है, रायमल्टी-मान अभिक्रिया है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन में देखें तो देखो इसमें CHO ग्रुप का यहाँ प्रवेश हो रहा है, तो हम इसमें फॉर्मिलीकरण बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मिलीकरण हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर फॉर्मिलीकरण हो जाता है और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है यहाँ पर, रायमल्टी-मान अभिक्रिया, रायमल्टी-मान अभिक्रिया। तो ये रायमल्टी-मान अभिक्रिया है जिसमें फॉर्मिलीकरण हो जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट जैसे एक कार्बोक्सिलीकरण भी दे रखा है, ठीक है। अब फिनोल के साथ में अगर कार्बोक्सिलीकरण होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप का उसमें जुड़ना होता है, इस ऑप्शन को हम देखें तो यहाँ पर ये वाला यहाँ बनेगा। अगर कार्बोक्सिलीकरण होगा तो ये वाला उत्पाद बनेगा, ठीक है। इस उत्पाद का नाम है सैलिसिलिक अम्ल। ये सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल है, ठीक है। तो ये सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। अब आपको एक कमेंट में बताना है कि ये जो सैलिसिलिक अम्ल बना है, फिनोल से बना है, सैलिसिलिक अम्ल बना है, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा। इसको भी एक नेम रिएक्शन से जाना जाता है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको कमेंट में इसका आंसर लिख के बताना है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। यानी जब फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनता है तो वो भी एक नेम रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा ये आपको खुद को बताना है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सरल ईथर कौन सा है। तो इनमें से अपने को बताना है सरल ईथर। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जब ईथर के अंदर दोनों एल्काइल ग्रुप, इस टाइप के दोनों जो एल्काइल ग्रुप हैं,
जब एल्काइल ग्रुप दोनों R और एक को हम R' माने, दोनों इक्वल हों तो हम इसको मानते हैं सरल ईथर। ये होता है सरल ईथर। और जब दोनों इक्वल नहीं हों, जैसे R' और R है, उनकी वैल्यू दोनों की इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं होने पर यानी नॉट इक्वल है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं मिश्रित ईथर। ये होता है मिश्रित ईथर। यहाँ पर ये मिश्रित ईथर हो जाएगा, तो ये मिश्रित ईथर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को देखना है कि अपने को ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों एल्काइल ग्रुप, दोनों हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो हैं एल्काइल या एराइल ग्रुप वो सेम है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है ये अपने को देखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप हैं वो सेम है, तो ये एक सरल ईथर है। बाकी अगर मिश्रित ईथर पूछे तो वो इस टाइप से होगा कि दोनों एल्काइल या एराइल ग्रुप है वो भिन्न भिन्न होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, तृतीयक अल्कोहल को Cu कॉपर के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म करने से प्राप्त उत्पाद होगा। तो देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल तीनों ही टाइप के अल्कोहल जो हैं वो कॉपर 573 पर यानी कॉपर के साथ 573 केल्विन पर भिन्न भिन्न टाइप की रिएक्शन देते हैं। तो देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को भी अपने समझिए। देखो, अगर अपने पास कोई भी प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और इसकी वाष्प को हम कॉपर 573 पर प्रवाहित करते हैं, कॉपर 573 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं, तो इसका विहाइड्रोजनीकरण होगा और यहाँ से एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बन जाएगा, H2 यहाँ से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में ऐसा काम हो रहा है। द्वितीयक अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को अगर हमने कॉपर 573 पर प्रवाहित कर दिया तो यहाँ से इसका विहाइड्रोजनीकरण होकर के कीटोन बन जाएगा। तो ये यहाँ से कीटोन बन रहा है, साथ में H2 गैस यहाँ से निकल जाती है। फिर उसके बाद यदि हमने तृतीयक अल्कोहल लिया है, जैसे ये कोई तृतीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल हमने ले रखा है, तो तृतीयक अल्कोहल को अगर हम कॉपर 573 पर रखते हैं, तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को कॉपर 573 पर प्रवाहित करते हैं, तो इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, इसका निर्जलीकरण होता है और इसका मुख्य उत्पाद है वो ऐसे एल्कीन बन जाता है। इसका मुख्य उत्पाद है वो एल्कीन बनेगा, साथ में जल का अणु निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये मुख्य उत्पाद कौन सा बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। ये एल्कीन बन गया। ये यहाँ पर मुख्य उत्पाद है वो कीटोन है, यहाँ पर मुख्य उत्पाद है वो है एल्डिहाइड। तो यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर कीटोन बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो देखिए, इसको आप याद रखिएगा कि इसमें अगर तृतीयक अल्कोहल दिया हुआ है तो इसके विहाइड्रोजनीकरण, इसका विहाइड्रोजनीकरण तो नहीं होगा, लेकिन इसमें निर्जलीकरण होगा और इससे एल्कीन है वो अपना मुख्य उत्पाद बन जाएगा। तो ये तीनों ही टाइप की रिएक्शन हमने यहाँ पर समझ ली। नेक्स्ट देखो, सुक्रोज के किण्वन से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बनने में प्रयुक्त एंजाइम है। तो देखो, जब हम सुक्रोज का किण्वन करते हैं तो कुछ एंजाइम काम में आते हैं। सुक्रोज का किण्वन करेंगे तो देखें, इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। तो देखिए, यहाँ पर देखो सुक्रोज, यहाँ सुक्रोज का हम देखें तो सुक्रोज में देखो, यहाँ सुक्रोज है, तो इसका सुक्रोज के लिए अगर हम देखना चाहें तो देखिएगा, इस टाइप की जो सुक्रोज है अपने सुक्रोज का यहाँ, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सुक्रोज जो है वो अपनी यहाँ पर है, ये सुक्रोज हमने यहाँ पर लिया है, ये सुक्रोज हमने यहाँ लिया। इसके अपघटन को देखें तो इसके अपघटन है वो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ये इन्वर्टेज एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में इसका अपघटन होगा सुक्रोज का, और सुक्रोज के अपघटन से ये ग्लूकोज
और ये फ्रक्टोज बन जाता है, ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज बन जाता है। अब दूसरा एंजाइम यहाँ पे क्या काम में आता है वो देखिएगा। दूसरा एंजाइम जो यहाँ पर काम में आएगा वो आता है अपना जाइमेज। जाइमेज एंजाइम है वो काम में आता है। और जाइमेज एंजाइम क्या काम करेगा? जाइमेज इसका एथेनॉल और CO2 बना देता है। एथेनॉल बना देता है और साथ में यहाँ पर क्या बना देता है? CO2 बना देता है। तो देखिए दो एंजाइम यहाँ पर काम में आ रहे हैं। एक तो इन्वर्टेज है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। ठीक है, ये ग्लूकोज है और ये यहाँ पर जैसे फ्रक्टोज है, दोनों का सूत्र एक ही होता है, तो दोनों इस टाइप से हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब जाइमेज एंजाइम का क्या काम है? जाइमेज एंजाइम है वो इस ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को एथेनॉल और CO2 में बदलता है। तो यहाँ जो अपने को क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने वाला एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा? इन्वर्टेज एंजाइम यहाँ पर हो जाएगा। इन्वर्टेज एंजाइम यहाँ पर काम में आता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में फिनोल का OH समूह है, तो फिनोल का OH समूह जो है वो ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है वो देखिएगा। जब हम फिनोल की अनुनादी संरचना बनाते हैं तो देखिए, जैसे मान लो ये फिनोल है और इस फिनोल की हमने क्या बना दी? अनुनादी संरचनाएं बना दी। ठीक है, इसकी अनुनादी संरचनाएं हम ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, तो ये फिनोल की अनुनादी संरचनाएं हमने बनाई है। अब फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में देखो, ऑर्थो पोजीशन, दोनों ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर माइनस आवेश आ रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। अब कोई जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है आक्रमण करने के लिए, तो वो वहाँ पर आक्रमण करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो दोनों ऑर्थो स्थिति और एक पैरा स्थिति, इन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कहाँ पर आक्रमण करेगा? ऑर्थो या पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा। इनके साथ में कुछ चीज़ें और भी याद रखें। ये जो ऐसे समूह हैं जो ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह होते हैं, वो सक्रियणकारी प्रभाव भी रखते हैं, यानी इस बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय भी करते हैं, क्योंकि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वलय में दे देते हैं और बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा करके बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए सक्रिय कर देते हैं। तो देखिए, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर माइनस आने के कारण ये ऑर्थो पैरा निर्देशी हो गया, और ये जो ऑर्थो और पैरा पर माइनस आ रहा है वो इस ऑक्सीजन का ही लोन पेयर है जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर विस्थानीकृत होता है। तो इस टाइप से ये ऑर्थो पैरा निर्देशी हो जाएगा। इसकी अनुनादी संरचना बना करके इसके माइनस आवेश कहाँ कहाँ आ रहा है उसके आधार पर इसको समझा जा सकता है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्राप्त यौगिक है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका कॉन्सेप्ट समझो। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जब अपने को एथेनॉल दिया हुआ है और एथेनॉल दे करके अपने को ये पूछ लिया, देखो एथेनॉल दे दिया और यहाँ पर अपने को सांद्र H2SO4 दे दिया। सांद्र H2SO4 के साथ में एक तो टेम्परेचर दिया जा सकता है 413 केल्विन, और एक अपने को एथेनॉल के साथ में सांद्र H2SO4 दे करके और अपने पास टेम्परेचर दिया जा सकता है यहाँ पर 443 केल्विन। जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी भिन्न भिन्न आएंगे। देखो कैसे, यहाँ 413 केल्विन ताप पर डाई एथिल ईथर, यानी ईथर है वो मुख्य उत्पाद के रूप में अपना बनता है। ये बनेगा मुख्य उत्पाद, ये बनेगा, जल का अणु अलग हो जाएगा। ठीक है,
और जब यहाँ पर सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप दिया हुआ है तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद है वो एल्कीन आता है, जल का अणु अलग हो जाता है, ये अपने ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये एल्कीन बन रहा है, यहाँ पर ईथर बन रहा है, और यहाँ टेम्परेचर जो अपने क्वेश्चन में लिखा है वो 443 है, तो 443 पर देखो एथीन बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, तो अपना सी ऑप्शन है वो यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सैलिसिलिक अम्ल एसिटिलीकरण से बना, सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से बना यौगिक है। तो देखो सैलिसिलिक अम्ल जो है इसके एसिटिलीकरण से क्या बनता है इसको समझिए। तो यहाँ पर देखो पहले तो सैलिसिलिक अम्ल है वो ये है, ये वाला जो है वो सैलिसिलिक अम्ल है। इस सैलिसिलिक अम्ल का हम अपने को क्या करना है, एसिटिलीकरण करवाना है, तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी अभिक्रिया करवा देंगे। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराएंगे तो यूँ मान लो कि ये H और ये इतना यहाँ से रिमूव कर देंगे, और ये वाला ग्रुप है वो इसके ऊपर आ जाएगा। रिमूव होने वाला पार्ट हमने यहाँ लिख दिया, ये रिमूव होने वाला पार्ट है वो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद ये ग्रुप इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये ग्रुप जैसे इसके ऊपर आएगा तो ये O, फिर COCH3 और साथ में यहाँ पर ये COOH, ये बन जाएगा। इस यौगिक का नाम है एस्पिरिन। ठीक है, तो ये एस्पिरिन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा। एस्पिरिन जो है वो एक औषधि होती है और ये हार्ट के मरीजों के लिए वरदान है, क्योंकि ये खून को पतला करती है, थक्का नहीं जमने देती। ये एक जबरनासी औषधि भी है और ये एक दर्द निवारक औषधि भी है। तो यहाँ पैरासिटामोल जो है वो भी एक दर्द निवारक और जबरनासी औषधि है। तो हम एस्पिरिन का उपयोग है वो हृदय रोगियों में ही करते हैं, जबकि पैरासिटामोल का उपयोग है वो दर्द निवारक और जबरनासी के रूप में किया जाता है। तो एस्पिरिन की स्ट्रक्चर ये हो गई। पैरासिटामोल की स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, ये पैरासिटामोल की स्ट्रक्चर हो जाती है इस टाइप से, ये पैरासिटामोल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पैरासिटामोल की स्ट्रक्चर है। फिनोल की स्ट्रक्चर आप जानते ही हो, फिनोल की स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, और ये पिक्रिक अम्ल है। पिक्रिक अम्ल की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो पिक्रिक अम्ल की जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ये इस तीनों पोजीशन पर NO2 ग्रुप हैं वो ऐसे लगे हुए होते हैं। तो तीनों जगह पर यहाँ पर क्या लगे हैं, NO2 ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे, ये स्ट्रक्चर है पिक्रिक अम्ल की। ठीक है, और एस्पिरिन की स्ट्रक्चर है वो ये रही। तो ये सभी की स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। एस्पिरिन है, एस्पिरिन को हृदय रोगियों में विशेष रूप से दिया जाता है, बाकी इसमें दर्द निवारक व जबरनाशक भी गुण होता है, लेकिन ये खून को पतला कर सकती है, इसलिए यहाँ दर्द निवारक और जबरनाशी के रूप में पैरासिटामोल का ही उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। यौगिक A सोडियम के साथ क्रिया करके B देता है तथा PCl5 से अभिक्रिया द्वारा C देता है, C प्राप्त होता है। अतः B व C की आपस में अगर अभिक्रिया कराई जाए, अब आपस में अभिक्रिया द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं, तो A, B और C का क्रम क्या है, A, B और C क्या है, ये अपने को पहचान करनी है। देखिएगा यहाँ एक तो देखो सभी ऑप्शन में एथिल ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पर अपने को पता लग गया कि जो हाइड्रोकार्बन मूलक है वो एथिल वाला है। तो इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि एल्काइल ग्रुप है वो एथिल ग्रुप है। तो एथिल ग्रुप वाला अपने को लेना है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करानी है। तो जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर कोई न कोई सोडियम का लवण बनेगा। तो यहाँ सेकंड में लवण होना चाहिए सोडियम का, तो ये वाला सोडियम का लवण बन रहा है। देखिएगा, तो यहाँ अगर इस ऑप्शन पे अगर हम आए तो सबसे पहले ये एथेनॉल जो है C2H5OH है, इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम के साथ कराई, तो ठीक है।
और यहाँ इस सोडियम के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनने वाला जो आगे उत्पाद है वो क्या होगा, आगे बनने वाला जो उत्पाद है वो यहाँ पर होगा ये सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड है C2H5ONA बन जाएगा, H2 गैस है वो यहाँ से निकल जाएगी, ये यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाता है, तो ये वाला पार्ट B हो गया, ये वाला पार्ट है वो A हो गया। अब सोडियम के साथ तो ये बना रहा है, PCl5 के साथ अगर ये अभिक्रिया करे, C2H5 है और ये PCl5 के साथ अभिक्रिया करे, तो PCl5 के साथ अभिक्रिया करने पर ये यहाँ पर एथिल क्लोराइड बनाता है, POCl3 बनाता है और साथ में HCl बना देता है। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया होती है। तो ये वाला जो है वो A पार्ट है, ये A पार्ट हो गया दोनों में, ये वाला पार्ट B हो गया और ये वाला पार्ट हो गया C। अब यहाँ पर अपने को क्या लिखा है देखो, B और C ये और ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो देखिएगा अगर इन दोनों की अभिक्रिया कराएं, C2H5Cl इसकी अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर देखो ये Na और Cl रिमूव हो जाएगा और डाई एथिल ईथर है वो यहाँ से बन जाएगा, डाई एथिल ईथर है वो बन जाएगा। इस अभिक्रिया का एक नाम होता है, इस अभिक्रिया को हम विलियमसन ईथर संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये अभिक्रिया है, ये विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो इसको अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो पहला ये A है यानी एल्थेनॉल हो जाएगा, ये वाला B ऑप्शन है यानी जो अपने क्वेश्चन में लिखा है, ये वाला C है। तो यहाँ पर ये वाला उत्पाद यहाँ ऑप्शन अपना सही होने वाला है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो, प्रोपेनॉल से ब्यूटेन 1 एमीन में परिवर्तन में अभिकर्मकों का क्रमानुसार मिलाया जाता है। अभिकर्मकों का सही क्रम क्या है, यानी जैसे हम प्रोपेनॉल से ब्यूटेन 1 एमीन या ब्यूटेन एमीन बनाते हैं, तो देखो प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, ब्यूटेन एमीन में 4 कार्बन है। तो एक तो अपने को कार्बन बढ़ाना है, तो कार्बन बढ़ाने का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिएगा। कार्बन अगर अपने को बढ़ाना है तो कार्बन बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी रिएक्शन करवाते हैं। देखो जैसे प्रोपेनॉल है तो देखो हम अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल में एक कार्बन बढ़ा के एमीन बनाना है, तो एमीन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। हैलाइड के लिए SOCl2 और साथ में पिरिडीन ये यहाँ पे लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर ये बनने वाला है ऐसे। फिर उसके बाद में हम यहाँ से KCN की अभिक्रिया करा के साइनाइड बनाएंगे, तो KCN की अभिक्रिया करा करके ये साइनाइड बन गया। अब इस साइनाइड का हम अपचयन करवाएंगे, तो जैसे ही साइनाइड का हम अपचयन करवाते हैं, तो साइनाइड का अगर अपचयन करवाएं, जैसे H2 या Na की प्रेजेंस में अपचयन करवा दिया, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है वो देखिए, ये RCH2 फिर CH2NH2 बन जाएगा। एक कार्बन यहाँ इंक्रीज हो गया। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए अपने पास जो रिएजेंट आ रहे हैं वो देखो कि पहले तो हम थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे, फिर KCN से अभिक्रिया कराएंगे, फिर इसका अपचयन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस कॉन्सेप्ट से देखें तो थायोनिल क्लोराइड है, KCN है और फिर ये अपचयन है, तो अपना सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। तो देखिए ये कन्वर्जन की अभिक्रियाएं हैं और अपने इसी YouTube चैनल पर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ऐसी और भी कन्वर्जन की रिएक्शन आप वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ देखे हैं सभी का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।